सीबीएसई बोर्ड ने जारी किए 10वीं के रिजल्ट, 99.4% छात्र पास। 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे इंग्लैंड के क्रिकेटर, बीसीसीआई ने की पुष्टि। मुकुल गोयल ने डीजीपी का चार्ज संभाला, जनता से सोशल मीडिया के जरिए की अपील। मुरादाबाद में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और बदमाशों के बीच झड़प, दबंग ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जमकर पीटा। शाहजहांपुर में एएमटी भर्ती के लिए आवेदकों की भीड़, पुलिस लाइन पहुंचकर लोगों ने किया आवेदन। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मीटिंग करीब 1 घंटे चली। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने खास बातचीत में करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी उनकी 5 शर्तें मान रही है तो वह के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। देश पहले कृषि प्रधान था, अब जाति प्रधान देश है। हम पिछली जाति से आते हैं, वह भी पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए हम मुलाकात करते रहेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज ओपी राजभर और स्वतंत्र देव सिंह की अचानक मुलाकात हो गई है और इससे सियासी गलियारों में जो है वो काफी हलचल तेज हो गई, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि ओपी राजभर जो है एक मंच तैयार कर रहे थे, बीजेपी को घेरने की बात कर रहे थे, बीजेपी को चुनाव में हराने की बात कर रहे थे, तो वहीं एक तरफ ये देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर देखने को मिली आज कि ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करी। हालांकि उनका ये कहना कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी और ये मुलाकातें होती रहती हैं, तो ये इसका इस वक्त ये मतलब निकालना सही नहीं होगा, बल्कि ये कहना इसको सियासत से जोड़ना, सभी लोग सियासत से ही इसको जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव प्रिया सर पर है और इससे कुछ दिनों पहले ही अभी हाल ही में मुलाकात होना और आज फिर मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको सियासत से जोड़कर ही देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी से इनकी नाराजगी चल रही थी सुभाषपा की, और काफी कद्दावर नेताओं में से एक जो है जाने जाते हैं पूर्वांचल के और पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, उनको उस जाति को साधने में भी काफी अहम योगदान अपना जो है वो निभाते हैं। तो ऐसे में उनकी नाराजगी बीजेपी भी नहीं चाहती है कि मोल लें और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चाहती होगी कि ओम प्रकाश राजभर की चुनाव से पहले पार्टी में वापसी हो जाए। तो इस मुलाकात को कहीं ना कहीं सियासत से जोड़कर बिल्कुल देखा जा रहा है। जी शहबाज, जिस तरह से बताया गया कि 2 दिन पहले राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद उनकी मुलाकात स्वतंत्र देव सिंह से होती है। हालांकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का ये सियासी एजेंडा जो है वो सामने आ रहा है। प्रिया, देखिए, लगातार जो है वो ओम प्रकाश राजभर जो है वो अभी हाल ही में अमित शाह से भी मिले थे दिल्ली में, और अब आज स्वतंत्र देव सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं यूं कह लीजिए कि बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, या यूं कहें ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहीं दबे पांव आज एक बात अपने बयानों में जाहिर की है कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को कौन साधने की कोशिश नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, इतना पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और उनको साधने के लिए और उनके वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी हो जाए, क्योंकि देखा गया था कि कहीं एनडीए से जुड़े हुए थे वो,
और हाल ही में अलग हुए थे। पार्टी से कुछ नाराजगी और उपेक्षा जताते हुए उन्होंने पार्टी से अपना अलग होने का फैसला लिया था और उसके बाद से ही वो लगातार बीजेपी पे हमलावर दिखाई दिए। पूरे विधानसभा चुनाव से पहले तक, अभी तक हाल ही में कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधा था और हमेशा लगातार वो निशाना साधते नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच इन दो मुलाकातों के बीच अगर देखा जाए तो तेवर उनके थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो गठबंधन की बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा घाव देने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है वो फिट नहीं बैठ रहा हो, जिस वजह से ओम प्रकाश राजभर भी यही चाह रहे हो कि उनकी जो है वापसी हो। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये क्या होता है, उनकी वापसी ओम प्रकाश राजभर अपनी चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव से पहले कौन किस दल में जाता है और कौन किसका दामन थामता है, अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई है प्रिया। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हाल ही की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि भागीदारी संकल्प मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, आपको बताएं, ओम प्रकाश राजभर असुद्दीन ओवैसी के साथ जो मिलकर एक मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे और एक छोटे छोटे दलों को जोड़कर साथ लाने की बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी बड़ी पार्टी हमसे, क्षेत्रीय दलों से अगर वो अपना गठबंधन या अलायंस नहीं करती है तो वो पूरी अकेले ही सारी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इससे भी इनकार नहीं किया था कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उसने खुले दिल से ये बात बोली थी ओम प्रकाश राजभर ने कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या फिर भाजपा का नाम हालांकि इन्होंने नहीं लिया था। भाजपा का नाम अब वो लेने लगे हैं, जब से उनकी दो मुलाकातें हुई हैं तब से वो भाजपा का नाम लेने लगे हैं। लेकिन इससे पहले वो सपा से लेकर प्रसपा, जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उनका वो नाम ले रहे थे और उनसे गठबंधन की बात जो है वो लगातार कह रहे थे। तो वो ओवैसी को जोड़कर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश में पूरी तरीके से दिखाई दे रहे थे। और ओवैसी भी लगातार जो है वो यूपी के दौरे कर रहे थे। बहराइच में उन्होंने दौरा किया, वहां दरगाह पे गए, उसके बाद मुरादाबाद में मस्जिद में गए नमाज पढ़ना। तो कहीं ना कहीं एक जाति राजनीति जो है वो साधने में जुटे हुए थे। और ओम राजभर पिछड़ा वर्ग की आवाज है, तो कहीं कहीं ओवैसी एक मुस्लिम चेहरा है, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर एक मुस्लिम दलित कार्ड खेलने की कोशिश में दिखाई दे रहे थे और एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने की उस फिराक में नजर आ रहे थे। लेकिन अभी तक उसका कुछ एजेंडा क्लियर नहीं हो पाया है कि वो आखिर करेंगे क्या, क्योंकि अभी भी इन छोटे दलों में असमंजस की स्थिति काफी बनी हुई है कि आखिर वो गठबंधन के लिए जाएं किसके साथ। लेकिन अब राजभर की ऐसी इस वक्त पर ऐसी मुलाकात और ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं प्रिया ये शंका पैदा कर रही है कि हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन फिर से थाम ले और कुछ सीटों पर बात करके चल की और वहां पर वहां चुनाव लड़े। हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं और स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करने पे भी उन्होंने कहा है कुछ शर्तें रखी गई हैं। और वो शर्तें हैं पिछड़ा वर्ग का एक मुख्यमंत्री चेहरा जो चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, जिसकी लगातार वो बात करते चले आ रहे हैं कि एक पिछड़ा वर्ग का ही एक मुख्यमंत्री जो होगा वो चेहरा बनेगा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी शर्तें मानी जाती हैं या फिर ये अपना भागीदार संकल्प मोर्चा बनाकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो अभी प्रिया काफी चीजें क्लियर होनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर बीजेपी उनकी 5 शर्तें मान लेती है तो वह पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और देश पहले कृषि प्रधान था, अब जाति प्रधान है। हम पिछली जाति से आते हैं और वह भी पिछली जाति से ही आते हैं, इसलिए हम मुलाकात करते रहेंगे। वहीं लखनऊ में मुकुल गोयल द्वारा डीजीपी का चार्ज लेने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद किया गया। डीजीपी ने सोशल मीडिया साइबर क्राइम को लेकर जनता से अपील की है कि साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तत्काल 155260 डायल करें और शिकायत दर्ज करवाएं। शिकायत दर्ज करने के बाद पैसे रिकवरी की ज्यादा संभावना है। बता दें कि डीजीपी मुकुल गोयल ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि एटीएम पिन, ओटीपी और सीवीवी किसी भी से साझा ना करें। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं। तो आपको बता दें कि डीजीपी मुकुल गोयल ने जनता से अपील करते हुए ये बात कही है कि एटीएम पिन, ओटीपी और सीवीवी किसी से भी साझा ना करें।
55260 शुरू किया गया है। दोस्तों, डीजीपी उत्तर प्रदेश के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही मैं आपसे सोशल मीडिया के जरिए सीधा संवाद स्थापित करना चाह रहा था, और इसके लिए मैं एक उपयुक्त विषय की तलाश में था जिससे मेरा संवाद सार्थक हो सके। आज मैं अपने पहले संबोधन में आपको साइबर क्राइम के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में डिजिटल लेन देन और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते हुए उपयोग से फाइनेंशियल साइबर अपराधों में काफ़ी वृद्धि हुई। फाइनेंशियल साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मई 2021 को उत्तर प्रदेश में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के अंतर्गत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260। रुक करते अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले में इन दिनों नदियों में बाढ़ का आना शुरू हो चुका है। बेतवा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर अभी 95 है, जबकि 105 का जलस्तर जिले में खतरे के निशान पर रखा गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ राहत को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चौकियां बनाई गई हैं, जिनके द्वारा 24 घंटे नदियों के जल स्तर की नाप कर जानकारी दी जाती है। बता दें कि पिछले वर्षों तक आने वाली बाढ़ के अनुमान के अनुसार अभी शहर की बस्तियों को बाढ़ से कोई खतरा नहीं होने वाला है। फिलहाल प्रशासन ने नदियों के किनारे खेती करने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है, साथ ही नदियों के किनारे से हटने की भी चेतावनी दी है। बाढ़ जैसे कि यमुना नदी का जो हमारा जो खतरे का बिंदु है वो लगभग 103.6 के आसपास है, और उससे हमारा पानी काफ़ी नीचे रहा है, जो कि इस बार अभी सीजन में गया है 96.09 के आसपास, जो कि अभी काफ़ी नीचे है। साथ ही जो हमारी बेतवा नदी का जो खतरे का बिंदु है वो लगभग 104। वहीं मैनपुरी के ब्लॉक बेवर की ग्राम कल्याणपुर में तैनात आंगनबाड़ी कर्मचारी अनेक ने पिछले कई सालों से बच्चों को पुष्टाहार वितरित नहीं किया है। बता दें कि ग्रामीणों और बच्चों का ये कहना है कि पिछले लगभग 25 सालों से गांव में पुष्टाहार और अन्य कोई भी सामग्री वितरित नहीं की गई है। बता दें कि सरकारें अपने स्तर पर अरबों रुपए का पुष्टाहार और अन्य सामग्री बच्चों के लिए वितरण के लिए भेजती है, पर अधिकारी और कर्मचारी नौनिहालों के पेट पर लात मारकर खुद हजम कर जाते हैं। मजा राशन पानी जो बता रहे कुछ मिलता नहीं बच्चों का, आंगनबाड़ी का जो कुछ नहीं मिला बच्चों को। कब से नहीं मिला? कभी नहीं मिला, कब से क्या कभी मिला ही नहीं। कभी नहीं मिला? कभी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 2। कितनी उम्र है? एक 6 साल का, एक 4 साल का। लेकिन अभी तक कुछ राशन नहीं मिला। वहीं पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाके की नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। रायबरेली के डलमऊ में स्थित गंगा खतरे के निशान को छूने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। वहीं घाटों की सीढ़ियों पर भी पानी चढ़ना शुरू हो गया है। गंगा के करीब निचले गांव में जलभराव शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही हैं। गंगा कटरी में सब्जी उगाने वाले किसानों की फसल पानी में डूब गई है, जिससे कहीं न कहीं उनकी रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। हालांकि प्रशासन ने दुर्घटना के मद्देनजर मोटर बोट के साथ ही पीएसी को तैनात कर दिया है। परेशानी हो रही है, हमारी सब लोग फसल डूब चुकी है, परेशानी तो होना है कि यहाँ मोहद्दीपुर अमहा ये सब भर रहा पानी। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था अभी तक तो कुछ नहीं। 12 महीने की ऐसी फतेहपुर बी कंपनी, हम यहाँ बाढ़ के लिए उस मेला के लिए आए हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना से बचाने के लिए। कहाँ पर आए हैं? यहाँ ये डलमऊ घाट पर बढ़ रहा था, 2-3 दिन से 2-2.5 फीट 1.5 फीट कम हो गया। हम यहाँ मोटर बोट तैराक के साथ हैं। जी प्रशासन मदद करती है, प्रशासन मदद करता है, आम जनता भी मदद करती है, गोताखोर भी। लगातार पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हम रायबरेली जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर डलमऊ घाट स्थित गंगा के तट पर हैं। यहाँ पर गंगा ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि अभी यहाँ पर बारिश शुरू ही नहीं हुई है और अभी से ही जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो
आपको दिखाए यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं लगातार कटनी क्षेत्र में सब्जी और छोटे मोटे रोजगार करके जहां लोग जीवन यापन व्यतीत करते हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर भी संकट आना शुरू हो गया है। हमारे साथ इसी वार्ड के सभासद हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम विनोद निषाद है, सभासद नगर पंचायत में। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर अभी बारिश नहीं आई है। आपका क्या कहना है इस बारे में? गंगा का जलस्तर अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो निचले क्षेत्र है वहाँ पानी का जलभराव हो रहा है, और जो हमारे कटरी क्षेत्र के किसान भाई हैं उनकी सब्जियों पे जो उगाते थे या निकालते थे वो उन पे पानी भर गया है। तो अब उनका कहीं ना कहीं रोजी रोटी से नाता टूट गया है, तो वो काफ़ी परेशान और विचलित दिख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो निचले इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं पानी भरना शुरू हो चुका है, तो उनके ऊपर भी तो संकट आया है। जी, यहाँ पे जो मोहद्दीपुर है और अम्बाहा है, इस क्षेत्र में काफ़ी पानी जल भरा हो जाता है, तो वहाँ आने जाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोग प्रशासन यहाँ का नाव लगा के वहाँ पे निचले इलाके के लोगों को निकालता है। हालांकि अभी उस स्थिति में नहीं पहुँचा है, लेकिन जल भराव होना शुरू हो गया है, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मवेशी के लिए चारा वारा की व्यवस्था खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था में भी संकट आन पड़ा है। लोग जैसे तैसे जिंदगी की जद्दोजहद में रोज दो चार हो रहे हैं, जबकि अभी यहाँ पर कोई भी बारिश शुरू नहीं हुई है। उसके बाद कैमरामैन नवीन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम। वहीं मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके के राम गंगा विहार में उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नितिन चौधरी और बदमाशों के बीच झड़प हो गई है। बता दें कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की स्कूटी बीच सड़क पर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिस पर दबंगों ने नितिन चौधरी को अपशब्द बोल दिए। वहीं दबंगों ने ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर की जमकर बीच सड़क पर पिटाई भी कर दी और उसके सर पर लोहे का तवा मार दिया, जिससे ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। मारपिटाई की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल होने लगा है। सूचना मिलने पर पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मैं वहाँ से मेरा दोस्त स्कूटी से निकल रहे थे वहाँ से, तो पीछे से साइड से तीन बाइक सवार थे, जिन पे एक और दो पे दो लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक तो अभय चौधरी मोरा में रहता है लड़का, एक अनिकेत चौधरी बीजेपी प्रमुख पता नहीं ऐसा कुछ किसी पार्टी से है, और एक परविंदर है जिनका जो कि इसके पापा सब इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम अभी हाल ही में पता चला इन सब का, और एक लड़का है आर्यन चौधरी। तो इन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? हाँ, इन लोगों ने उनकी बाइक हमारी स्कूटी से 1% 0.5% चढ़ा दी थी। वो सत्ता के नशे में पता नहीं क्या आदमी, उन्होंने मुझे पकड़ के पहले तो गिराया मुझे और धारदार हथियार से मेरे पे वार किया। ये देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अकबर के किले के पास एक लड़का अपनी स्कूटी से जा रहा था। वहाँ पे अन्य लड़कों की एक बुलेट बाइक थी जिससे इसकी टक्कर हो गई। इसके बाद उन लड़कों ने इसके साथ मारपीट करी। इसकी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो वादी है वो 2020 बैच में अंडर ट्रेनिंग SI है। इसमें अभी इनके बैच की जो ट्रेनिंग है वो स्थगित है हाई कोर्ट की एक रिट पिटीशन के बाद। लगभग ये 1 साल से अपने घर पे ही रह रहा है और इसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। वहीं संभल में नाबालिग किशोरी के साथ 2 युवकों ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं शोर मचाने पर पीड़ित के चाचा ने रेप्स्टो को पकड़ लिया और लेकिन तमंचा लेकर आरोपी फरार हो गए। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में कल दिनांक 1/8 को एक रेप का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता के पिता द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग लड़की जो है शौच के लिए बाहर गई थी खेतों में, जहां 2 लोगों द्वारा जबरदस्ती उसके साथ रेप किया गया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा संचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है
मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे कि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके साथ ही लूट की घटना को भी अंजाम दिया था, जिसके बाद से बदमाश फरार चल रहे थे। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से लगातार पूछताछ कर रही है और मामले की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। विगत 13 जुलाई को थाना दोस्तपुर में जनसेवा केंद्र पर शुभम पांडे नामक व्यक्ति के साथ लूट और हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें प्रकाश में आए हुए अभियुक्त हिमांशु सिंह, जो बछैया कादीपुर का निवासी था और 25,000 का इनामिया था, उसको आज मुखबिर की सूचना पर इस क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचारार्थ जिला अस्पताल में। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस सर्च अभियान चला रही है। घायल बदमाश शातिर वाहन चोर बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा, साथ ही कारतूस भी बरामद किया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ACP2 और SO24 की टीम रूटीन चेकिंग में थी। अभी एक गाड़ी पैशन बिना नंबर प्लेट की इधर से क्रॉस कर रही थी, तो इन लोगों ने रुकने का प्रयास किया। एक गाड़ी रुकी नहीं, उस पर 2 आदमी सवार थे। ये दोनों भागे और हम लोग जहाँ पे हैं, ये दोनों तरफ बड़े बड़े चौराहे हैं जहाँ हमारी रूटीन चेकिंग होती थी। इनको अलर्ट किया गया। इन लोगों ने दोनों तरफ से घेराबंदी की। ये यहाँ पे घिर गए और इन लोगों ने पुलिस पार्टी जो थी हमारी, उसके ऊपर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई है। इसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ और जो दूसरा था वो इस बाइक के पीछे चल रही एक DL नंबर की वाइट कलर की कार थी, उसमें वो तत्काल सवार। TMT भर्ती के लिए आवेदकों की भारी भीड़ दिखाई दी है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस लाइन पर आवेदन किए हैं। कर्मचारी धरने पर बैठे, कार्य बहिष्कार मरीजों का सामना करना पड़ा था। कंपनी ने 13 कर्मचारियों को बर्खास्तगी की चेतावनी देते हुए पत्र जारी कर दिया था। वहीं छात्रों ने बताया है कि शासन की तरफ से 10 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन प्रक्रिया रखी गई थी, जिसके बाद कर्मचारी 3 बजे ही चले गए। जी। संविदा पे एम्बुलेंस में भर्ती निकली थी, इसके लिए हम लोग आवेदन करने आया। जब तक यहाँ पहुँचे, फॉर्म लिया, उसके बाद यहाँ पे 2 बजे से अधिकारी सारे गायब हो गए, जिसके कोई हम लोगों की सुनने वाला यहाँ पे अब नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थीगण दौड़ भाग इधर मचाए हैं। वहीं कानपुर देहात में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान समर्थकों ने नशे में धुत होकर दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट के दौरान कुल्हाड़ी फरसा, लोहे की रॉड और बंदूक से हमला करके घायल किया गया है। वहीं प्रधान समर्थित 5 दबंगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घायलों को उपचार के लिए PHC राजपुर में भर्ती कराया गया है। मामला ये तो हम थाने ट्रैक्टर छुड़ाने आए थे। ट्रैक्टर 2 बंद है हमारे थाने में। आईसो साहब से हम मिले थे, उनने कही कल आप आना, तो हमें यहीं से जा रहे थे रास्ते में, और रास्ते में जो इन्हें देखो दारू पे थे ये लोग, मुनकी लाट और लालाराम नेता, सोबरन सिंह और लालाराम नेता, ये एकदम पकड़न लगे हमसे। कल कहाँ गए थे? तो हमने कही कहीं नहीं, क्या करने तुम हमसे, और बस एकदम गाड़ी के लौच करने लगी। तो हमने कही गाड़ी न दो, तो एकदम लिपट गए मारा। देखिए, उस घटना से संबंधित यहाँ पे 11 लोग आए थे घायल अवस्था में जी, जिनमें से 2 लोगों की चोट ऐसी थी जो यहाँ से जिला अस्पताल को रेफर किया गया है। बाकी सबका ट्रीटमेंट और इंजरी रिपोर्ट बना दी।
वहीं रायबरेली के सरेली क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक की सड़क किनारे पेड़ से टक्कर हो गई है। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों में इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी हमारे पास एक ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति आया, पिताजी का नाम भजन लाल है और बेनी माधवगंज का रहने वाला है। ये बताते हैं, इसके परिवार वाले बता रहे हैं कि ये कहीं ससुराल जा रहा होगा घर से, तो रास्ते में कोई पेड़ कटा पड़ा था, उसी से टक्कर हो गई और टक्कर के बाद जो है हमारे पास जब आया है तो ब्रॉड डेड है। मतलब खबर संभल से है, जहां मामूली बात को लेकर कुछ लोगों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर ईंट पत्थर चले। वहीं इस विवाद में कई लोग घायल भी हो गए हैं। मारपीट का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में शिक्षक से चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक स्टेट बैंक से पैसे निकालकर आ रहे थे। वहीं रास्ते में ही शिक्षक की मोटरसाइकिल से 1 लाख रुपए उड़ा लिए गए। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि 2 महिलाएं बैंक से ही पीछा कर रही थी। वहीं बस स्टैंड पर मौजूद हेड कांस्टेबल अभिषेक कुमार और लेडीज कांस्टेबल को शिक्षक ने चोरी की जानकारी दी। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी महिलाओं को पकड़ लिया है और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में देर रात 25 साल नरेंद्र की फावड़े से काटकर सगे चाचा और भाइयों ने हत्या कर दी, जिसके बाद ग्रामीण और परिजन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद में नरेंद्र की हत्या की गई, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर हत्यारों की तलाश कर उन्हें पकड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। दाऊदपुर ग्राम में एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति की आज फावड़े से झगड़ा होने पर अपने सगे ताऊ के साथ ही फावड़े से वार कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। थाना पुलिस को सूचना मिली, तत्काल हम सब लोग मौके पर आए, स्थिति को नियंत्रण किए हुए हैं। चूँकि इनका पैतृक गांव घर जो है वो खेत से 500 मीटर की दूरी पर है लगभग, और ये झगड़ा खेत पे हुआ। किस बात को लेकर हुआ अभी तक फिलहाल लेता ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।